अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और हुकूमत के 100 दिन यानी तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने इब्तदाई मुकम्मल हो गए हैं। ये बड़े क्रूशल टाइम होता है क्योंकि कोई भी जो हुकूमत आती है वो क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहती है, किस तरह से आगे अपने 5 साढ़े 5 साल लेकर चलना चाहती है, मुल्क के लिए जो वादे दावे आवाम से उन्होंने किए उसके ऊपर डिलीवरी के लिए क्या अमली इकदाम लिए हैं। ये 3 साढ़े 3 महीने जो होते हैं पहले उसमें उसकी बुनियाद पड़ जाती है और ये बड़ा अच्छा टाइम होता है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं इसके अंदर हुकूमत किस तरह से परफॉर्म करेगी या किस तरह से डिलीवर कर सकती है जो उसने प्रॉमिसेस किए थे उसके ऊपर। तो जी हुकूमत की तरफ से दावे तो बड़े किए गए और ये जो हुकूमत बनी वो भी बड़े गैर मामूली हालात के अंदर बनी। जब हमने देखा 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात थे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM जो बड़े शराकतदार थे दूसरी जमातों के साथ मिलकर इन लोगों ने हुकूमत बनाने का फैसला किया। अब बहुत से नशेब व फराज आए, बहुत से दावे भी करती है, ख़ासकर ये बड़ा दावा हुकूमत ने किया कि मईशत को हमने दुरुस्त समत में डालने के लिए इकदाम किए हैं। मईशत के लिए वो IMF का लोन सिक्योर करना हो, आवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी के लिए सहूलियात हों, बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों या पॉलिसीज़ हों, उसके लिए बुनियादें रख दी गई हैं। लेकिन ये दावे वादे मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत के किस हद तक दुरुस्त हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अपने तजिया कानों से ज़रा ये 100 दिन रेट करवाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े चैलेंज मईशत की। तो फ़खर साहब क्या समझते हैं मईशत में अगर आप हुकूमत के पहले 100 दिन को रेट करें तो कैसी कारकर्दगी रही? क्या आप समझते हैं किस हद तक डिलीवर कर पाई, किस हद तक स्टेबल कर पाई मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को? अलीना, मैं ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको जो ये सिर्फ 100 दिन से नहीं देखता, इसको जो पिछली PDM के जो 16 माह थे उसको भी साथ मिला के देखता हूँ। और अगर हम PDM के जो पिछले 16 माह थे और अब का देखें तो मैं इसको 2 फेजेज़ में समझता हूँ। पहला जो है जो PDM का दौर था उसमें हमने देखा कि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही हुकूमत की। हमने देखा महंगाई भी जो है वो बढ़ी, उसके बाद डॉलर का रेट देखें कि वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई। तो हर लिहाज से जो मुआशी जो इशारे थे वो बदतरीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे। और उसके साथ साथ सिर्फ एक उसमें ये था कि जो IMF का इन्होंने वो पहला जो पैकेज था वो कंप्लीट किया, लेकिन उसकी ही ये कंटिन्यूएशन उसमें कुछ जो है जमातें आउट हो गई। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है अगर मैं उसको पहले वाले जो टेन्योर है 16 माह का उसको देखूं तो वो एक रिकवरी मोड मैं समझता हूँ था कि वो मईशत के हवाले से जो बुरे हालात थे उसको हुकूमत ने जो इक़दामात थे, चाहे वो जो टफ़ जो थे, जितने भी इक़दामात किए गए थे, अब जो है मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्टेबलाइजेशन मोड में ये जो है मौजूदा हुकूमत आ गई है। ख़ास तौर पे अगर हम इसके ओवरऑल भी देख लें, कॉन्टेक्स्ट बजट का देख लें और उसके बाद 8 फरवरी के जितने भी ओवरऑल आप देख लें, सिनारियो को देख लें, तो पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी आई है। उसके बाद कोई इतनी बड़ी कोई पॉलिटिकल डाइवर्जेंस भी नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशी तौर पे ये एक स्टेबलाइजेशन फेज़ का आगाज़ हो चुका है। इस पे थोड़ा सा मज़ीद टाइम लग सकता है, लेकिन जो अभी इक़दामात हुकूमत ने किए हैं, ख़ास तौर पे जो रेवेन्यू टारगेट का है वो 3.8 ट्रिलियन जो है वो बढ़ाने के हवाले से, उसके गोया जो टैक्सेस नए लगाए गए हैं उस हवाले से आवाज़ें भी उठ रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतरी की तरफ आगाज़ है और फर्स्ट 100 डेज़ में मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह जज किया जा सकता है। अच्छा। कि हम हुकूमत का, हाँ ये देखा जा सकता है कि डायरेक्शन अगर देखी जाए फर्स्ट 100 डेज़ में, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में बताया है, तो डायरेक्शन मुझे एक मुस्बत लग रही है। आगे ये अचीव कर सकते हैं जो गोल्स हैं या टारगेट इन्होंने सेट किए हैं, वो आगे मज़ीद जो है कुछ वक्त गुजरने के साथ ही पता चल सकता है। अच्छा, 2 आपने बड़ी दिलचस्प बातें की। एक मज़हर साहब PDM से मिलाया, क्या आपको लगता है कि PDM से मवाजना करना चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन समझना चाहिए इस हुकूमत को, क्योंकि बड़े बुनियादी डिफरेंसेस भी हैं? और दूसरी बात ये जो की कि जो अपने लिए ख़ास तौर पे बजट में भी टारगेट सेट किए हैं हुकूमत ने, उससे एक अच्छी बुनियाद मिली है, स्टेबिलिटी आई है। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, जो फ़खर ने बात की वो बुनियादी तौर पे तो बात दुरुस्त है, यानी इस लिहाज से दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ अब भी वज़ीर आज़म है। उसमें जो डिज़ास्टर हुआ वो 2 डिज़ास्टर हुए उसमें। एक तो ये कि PDM फैसला ही नहीं कर पाई कि उन्हें इलेक्शन में जाना है कि हुकूमत चलाना है। फिर दूसरा डिज़ास्टर ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल निस्बतन, क्योंकि उनके साथ कोई एक्सेस बैगेज नहीं था,
तो मिफ्ता इस्माइल का पीरियड और इसहाक डार का पीरियड देखें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि इसहाक डार साहब का जो पीरियड था वो कंप्लीट डिज़ास्टर हुआ, डॉलर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक हड़ाहुड़ी है। वो 16 माह जो थे वो तबाही थी, और उस 16 माह की जो प्राइस है वो मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा पे करनी पड़ी, पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ी। और जो लोगों को जो तबाही आई वो तो आई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बेस था पंजाब, वो उसके हाथ से तकरीबन निकल गया, और उसके नताइज हमें 8 फरवरी पे हम वो करते हैं। लेकिन अब जो पीरियड है वो जाहिर है एक इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है, सब कुछ है, लेकिन एक गवर्नमेंट चलना शुरू हुई है। अब 100 दिन तो ख़ुद गवर्नमेंट को भी नहीं मनाने चाहिए। मुझे हैरानगी है कि शहबाज शरीफ साहब क्यों खिताब कर रहे हैं। 100 दिन बहुत अर्ली होते हैं किसी भी एक नई गवर्नमेंट के लिए कि उन 100 दिन को मनाया जाए। 100 दिन में आधा वक्त तो आपका एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने में लग जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी। उन्हें कोई बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट का अभी तक सामना नहीं करना पड़ा। मेरा ख्याल है अगर वो कुछ इक़दाम ऐसे करते ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो बहुत अच्छा होता। सर उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ, मईशत के ऊपर जरा खास तौर पे, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि लेकिन 2 चीज़ें हुई, रिवायती चीज़ें की हैं, लेकिन 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि इस पीरियड में हमें पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जाती हुई नजर आई, और वो मुसलसल नीचे जा रही है, और जो कि ज़ाहिर है लोगों को, लेकिन लोगों को उसका रिलीफ उस तरह नहीं मिला कि लोगों को इस तरह नहीं रिलीफ मिला कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए नीचे नहीं आए। डॉलर्स वहीं का वहीं है, नीचे नीचे कोई जिस तरह हमने पिछले 16 महीने में देखा वो सूरत हाल नहीं नजर आ रही। जो महंगाई है, महंगाई में जो हुकूमत आदाद शुमार पेश कर रही है वो मेरे लिए इसलिए हैरान कुन है कि देखिए महंगाई का ताल्लुक मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नेंस से है। बिल्कुल सही। आप मुझे बता दें, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बता दें, प्राइम मिनिस्टर बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें नीचे गई हैं, ज़रा बता दें। मुझे ये बताएं कि जो एक रोज़मर्रा की अशिया हैं, दवाएं हैं, क्या उनकी कीमतें नीचे गई हैं? कोई आम जो दावा तो कर रही है हुकूमत के हम महंगाई में काफ़ी मुझे बताएं ना, मुझे हमें ये तो बताएं ना कि दवाएं जो हैं, दवाओं की कीमत नीचे गई है। आप ये बताएं कि मैं जो मार्केट जाता हूँ। अच्छा, आई थिंक फ़र्क ये है कि हुकूमत भी जो शेयर कर रही है वो आदाद शुमार शेयर कर रही है, लेकिन उमर साहब आप बताइएगा, अगर मार्केट में जाएं और आम आवाम से बात करें तो उनका क्या सेंटिमेंट है? क्या वो हुकूमत के इस दावे को मानते हैं कि वाकई महंगाई में कमी हुई है जैसे कहा जा रहा है? अच्छा, मैं एक तो जरा एक गवर्नमेंट के हवाले से जिस तरह फखर बात कर रहे थे ना कि इनके 2 फेजेज हैं जी। मुझे ये एक ही फेज लगता है कि जिसमें पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, फिर दरमियान में इवन जो केयर टेकर सेटअप था वो भी इन्हीं की पीडीएम की एक्सटेंशन थी, और जो अभी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है ये भी पीडीएम की एक्सटेंशन है। वज़ीर खजाना जरूर बदले हैं, लेकिन जो एक स्क्रिप्ट है उसी के मुताबिक चीजें आगे चल रही हैं। बेसिकली जो एक IMF का प्लान है उसी को आगे लेकर चल रहे हैं, इनको उससे आगे पीछे होने के लिए इनके पास गुंजाइश नहीं है। जो दूसरी महंगाई में कमी की बात है, या जिस तरह मजहर साहब बात कर रहे थे पेट्रोल की कीमतें नीचे आने में, इसमें इंटरनेशनली भी जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट जो एक प्राइसेस है वो नीचे आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसका वो क्रेडिट लेगी, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तब भी उनके कंट्रोल में नहीं होता, तब भी जब इंटरनेशनल प्राइसेस अप जाती हैं तो गवर्नमेंट को गालियां पड़ती हैं, तो अगर डाउन भी जाएंगी तो गवर्नमेंट उसका क्रेडिट लेगी। जहां तक बाकी महंगाई का तल्लुक है, मेरे ख्याल है कि कुछ किसी हद तक फर्क तो जरूर पड़ा है, खासतौर पर ये जो एक अशाए खुर्दोनोश हैं उनकी एक कीमतों में, कोई सब्जी है, टमाटर है, यानी कि मैं अक्सर ये देखने में आता था उस टाइम कोई लोग पोस्ट कर रहे होते थे जी कि मैं आज टमाटर लेने गया तो वो 500 का है या 600 का हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में इनकी कीमतों में तो कमी तो आई है। जहाँ तक अवाम का तल्लुक है, अवाम के असल में चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें जब एक तरफ से कोई थोड़ा सा रिलीफ मिलता भी है तो बाकी चैलेंजेस जो है ना वो एक बड़े जायगेंटिक लगना शुरू हो जाते हैं। वो बड़ा लगता है कि एक और इश्यूज भी हैं, तो वो एट टाइम्स वो उसको फील कर भी नहीं सकते। और इसमें हुकूमत का भी कसूर है। हुकूमत का ये कसूर है कि अगर कोई महंगाई में कोई कमी आई है तो वो इस चीज में लोगों को प्रॉपरली बता भी नहीं सके कि इस हद तक तो हम कर पाए हैं। ये एक 100 दिनों में हम इतना ही मुमकिन था, या एटलीस्ट ये है कि ये फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से महंगाई कम हुई है और आइंदा भी कम होगी। शायद ये वाला वादा करना उनके लिए इसलिए मुश्किल हो कि जिस तरह आगे कोई एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं
या जो हम IMF के साथ जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो एन मुमकिन है कि महंगाई का एक और फ्लड हो, तो इस वजह से वो इस चीज को ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं कर पाए कि अगर हम हमारे आज के दिए हुए बयान जो है वो कल हमारे सामने आएंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो अगर हम देखें डॉलर के हवाले से देखें, तो डॉलर एक टाइम तो बिल्कुल तवाइफुल मुलूकी वाली सूरत हाल थी, बड़ा क्यास था कि कोई पता ही नहीं चलता था कि डॉलर किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। तो किसी हद तक स्टेबिलिटी तो आई है। जो स्टेबिलिटी की हम बातें करते हैं या जो हमारा म्यार है उसमें तो आने में भी टाइम लगेगा। अगर कोई अगले 2-3 साल में वो कोई इम्प्रूव होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी। लेकिन हम बात ये है कि क्या वो बुनियादी स्टेप्स उठा लिए गए हैं जिसके हम मुंतज़िर थे या जिसकी तवक्को थी हमें इस हुकूमत से कि पटरी पे लाने के लिए एटलीस्ट वो काम हो जाएंगे बेनज़ीर? अलीना, पहली बात तो ये है कि जब PTI की हुकूमत आई थी 2018 में, तो उन्होंने हमें एक बेंचमार्क दिया था कि हम 100 दिन में ये चीजें जो है हम अचीव करेंगे। एक मतलब एक टारगेट सेट किया था। अब वो एक अलग बहस है कि वो अचीव कर सके या नहीं कर सके, कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन एक बेंचमार्क था हमारे सामने कि देखिए पहले 100 दिन में ये वो करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, उसी हिसाब से हम उनको जज कर सकते थे। इस हुकूमत ने ऐसे हमें कोई बेंचमार्क, टारगेट्स या कोई ऐसे वादे नहीं किए कि पहले 100 दिन में हम ये करेंगे, तो इनको जज करना जरा मुश्किल है। देखिए मईशत के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं और जो चीजें मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं मैं उस पर जरूर बात करूंगी। जैसे सैलरीड क्लास पे टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है इस बजट में। इसके अलावा आज भी मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ के बड़ी हैरानी हो रही थी कि आटा, चीनी, इस किस्म की चीजों पे 18% सेल टैक्स लगने जा रहा है, पे बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई में स्टेबिलिटी होगी, IMF से जब मुआहदा होगा उसके बाद क्या हालात बनेंगे। अभी अगर लग रहा है कि हुकूमत की तरफ पास कोई डायरेक्शन है, तो क्या इसी डायरेक्शन में हुकूमत चल पाएगी, क्या इसी डायरेक्शन में हालात बेहतर होंगे या नहीं। एक और चीज मैं जरूर कहूंगी कि मईशत की जब भी बात होती है तो SIFC की बड़ी बात होती है, उस पर बड़ा जोर दिया जाता है कि SIFC जो है वो एक गेम चेंजर है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। शायद कर दे, मुझे नहीं पता, अगले 5 साल देखते हैं। लेकिन अभी सेनेट में कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि SIFC को 1 साल हो गया है बने हुए, तो SIFC कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में लेके आया है। अच्छा, जो जवाब आया वो बड़ा अजीब सा था। जवाब आया SIFC एक बहुत अच्छा इदारा है, फुल स्टॉप, और पिछले 1 साल में $2 अरब आए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में। अब इस जवाब में मुझे तो समझ नहीं आई, या शायद आपको समझ आई होगी, मुझे तो नहीं आई, कि क्या ये पैसे जो है वो SIFC के जरिए आए हैं, उनकी मेहनत से आए हैं या किसी और वजह से आए हैं। दूसरी बात, ये पैसे कहाँ से आए हैं, कोई इसमें डिटेल, कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया गया। ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो अभी भी बहुत सी चीजों में मेरे ख्याल से लैक ऑफ क्लैरिटी है, और वो अभी जब बजट पास होगा, IMF मुआहदा होगा, तो फिर हमें शायद कुछ क्लैरिटी आए। अच्छा, SIF से हालांकि बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही जाती है कि क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन हो गया है, तो इसलिए जो काम करने वाले हज़रात, खासकर जो बाहर से यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी हुई है। बट एक चीज़ जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, और मैं चाहूँगी आप लोग 5 में से रेट भी कर दें मईशत को, इसके साथ साथ ये भी ज़रूर लीजिएगा कि कोई भी पैनल में से इसको आंसर करना चाहता है। कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक्निक जो कि इकनॉमिक काउंसिल, एक प्राइमरी इकनॉमिक काउंसिल, उसमें से उसकी चेयरमैनशिप से वज़ीरे ख़जाना को हटा दिया गया है, औरंगज़ेब साहब को, और PM साहब खुद करेंगे उसकी चेयरमैनशिप और एज अ मेंबर शरीक होंगे। इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। कोई भी साथ इसका जवाब देना चाहे अगर फील करे, और प्लीज़ एक राउंड करते हैं, जब मैं आपसे नंबर ले लूँ। फ़खर, मईशत को 5 में से रेट कर दें, कितने नंबर देंगे? अलीना, मैं अभी इसको 3 दूंगा, क्योंकि ये एक बिगिनिंग है। इन्होंने एक लेआउट दे दिया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती तो वो परफेक्ट। हम जस्टिफाई पहले ही कर चुके हैं। मज़र साहब कितने नंबर देंगे 5 में? मेरा ख्याल है 2 नंबर, क्योंकि अभी अगेन जिस तरह अभी 100 दिन में आपको किसी को क्या नंबर दें, लेकिन ठीक है, नहीं बट बुनियाद डालने की भी तो नंबर। लेकिन वो जो आपने बात की ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर वाली, मेरा ख्याल है ये हमारे यहाँ, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा, हमने इससे पहले भी एक किस ऑर्गेनाइजेशन से हमने फाइनेंस मिनिस्टर को, शायद गालिबन CCI या जी सर CCI थी। फाइनेंस मिनिस्टर को आप कैसे निकाल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास क्या और काम नहीं है? प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड कैसे हो सकता है? आई थिंक ये मेरा ख्याल है गलत फैसला है, और इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये डायरेक्टली खारजा अमूर से भी रिलेटेड है ना। कितने आप नंबर देंगे उमर 5 में से?
ना फखर की बात मानते हैं ना मजहर साहब की मानते हैं, मेरी तरफ से 2.5 नंबर दे दें। 2.5 नंबर दे दे। बेनजीर कितने नंबर? लीना मैं तो 2 दूंगी, जैसे मैंने कहा कि अभी क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन क्या बनने जा रही है। ओके जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और मजीद सेक्टर्स जो हैं कैसी रही हुकूमत की कारकर्दगी उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हुकूमत के पहले 100 दिन का है ये रिपोर्ट कार्ड। अब बात करते हैं कानून साजी और पार्लिमानी मामलात से मुतल्लिक हुकूमत के पहले 100 दिन कैसे रहे। बेनजीर कितने नंबर देंगी 5 में से? अच्छा नीना, मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगी। नंबर देके बात कर ले। मैं तो 1 नंबर दूंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि शायद 1 भी मैं ना दूं इस वक्त, लेकिन इसलिए क्योंकि एक जो ओवर आर्चिंग थीम रही है इस हुकूमत की पिछले 100 दिन में, वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। शफाफियत की बहुत कमी रही है। बहुत सी ऐसी चीजें, और मैं बहुत सी आपको मिसालें दे सकती हूँ जिसमें ऐसा लगता है कि हुकूमत चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे कि इलेक्शन का जो कानून था उसमें जो तरमीम की गई और फिर नैब के कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसी के पास शुरू में उसकी कॉपी नहीं थी। सहाफी जब मांगते थे तो उनसे कहा जाता था हम आपको दे रहे हैं, आगे मत करिएगा। बड़ी मुश्किलों से जाके आपको नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे आई है। तो एक तो ये प्रॉब्लम, और फिर यहाँ पे समझ भी नहीं आती कि ऑर्डिनेंस के जरिए इतनी ज्यादा कानून साजी क्यों हो रही है। अब ये बिल पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश हो सकते थे, उस पर डिबेट क्यों नहीं हो सकती थी, इतनी क्या जल्दबाजी है जब नेशनल असेंबली भी सेशन में है, सेनेट भी सेशन में है। इसके अलावा भी आप देखें और भी बहुत से अहम इशूज है। ट्विटर बंद है, पिछले 4 महीनों से मुल्क में ट्विटर बंद है, कोई बताना ही नहीं चाहता हमें कि क्यों बंद है। वो मामला अदालत में गया तो वहां पे जाके पता चला कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के कहने पे बंद हुआ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते थे अच्छा मुझे नहीं पता नहीं शायद पीटीए ने बंद कर दिया होगा। इस किस्म के बहुत से, अब ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक ट्वीट है जो मुझे अभी तक याद है जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे आएंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। क्यों? ये सहाफियों का काम है। आप यहाँ पे हमारे मुल्क में तो हर चीज ही आप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल कर देते हैं, तो आप क्या सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो ये बहुत से इश्यूज हैं जिसमें हमें कोई, अभी तक इलेक्शन का भी मामला है उस पर भी कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में, उसमें कोई बात नहीं हुई, उसकी ऑडिट नहीं हुआ। जो बहुत से इदारे जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप ऑडिट कराएं जो गलतियां थी फॉर्म 47 में। तो मैं तो यही कहूंगी अलीना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत बड़ी ही इल प्रिपेयर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट आई है। जैसे कि हुकूमत बना ली है लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या है, और बजाय इसके कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, अवेलेबिलिटी या आज़ादी राय के जो है उसमें उसको बेहतर करें, यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता काम होता जा रहा है। जल्दी से कानून आ जाता है, सोशल मीडिया पे कानून साजी की जा रही है, किसी को नहीं पता क्या किया जा रहा है। तो बहुत ही सीरियस किस्म का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और लगता है बस चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत आम बात है। फखर, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और नंबर बता दें कितने देंगे पहले? अलीना मैं 2 नंबर दूंगा ये जो कानून साजी के हवाले से। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह बेनज़ीर भी कह रही थी कि पार्लियामेंट मौजूद है, उसके बावजूद ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। ये 2 ऑर्डिनेंस जो अभी हालिया दिनों में लाए गए थे, इसकी क्या ज़रूरत थी? और इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत इसकी जस्टिफिकेशन ये देती है कि क्योंकि उनके पास मतलूबा जो है वो नहीं है मौजूद पास कराने के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, तो इस वजह से वो कहा जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो वादे किए थे ख़ासतौर पे PMLN ने अपने मंशूर में, और जो मेरे नज़दीक सबसे अहम इनका वादा था वो था लोकल गवर्नमेंट को मैंडेटरी बनाना था इन्होंने, कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं वो जिस तरह आम जनरल इलेक्शंस होते हैं उसी तरह लाजमी करार दिया जाएगा। और इस हवाले से आइन में जो है वो तरमीम की जाएगी कि 100 डेज़ के अंदर ये किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। तो ये एक समझ आती है उनकी तरफ से, जो एक वाज़े तौर पे बहाना है कि हमारे पास मतलूबा तादाद नहीं है। ख़ासतौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जब तक नहीं आता, कौमी असम्बली के जो हैं मेंबरान वो पूरे नहीं हैं, तो इस वजह से कानून साजी वो नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कानून साजी के लिए मतलूबा तादाद नहीं है तो ऑर्डिनेंसेस लाने की, और वो भी इस तरह के जिसमें कोई इतनी ज़्यादा एमरजेंसी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट के होते हुए कोई ऑर्डिनेंसेस लाए जाने चाहिए। ये भी एक एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि PTI के दौर में बेशुमार ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ ऐसा नहीं है कि आप जो पिछली कोई गलत बात है उसको जो है जस्टिफाई करने के लिए खुद गलत करें। बिल्कुल सही। उमर, कितने नंबर देंगे? देखिए मेरे पास तो देने के लिए इनको कोई नंबर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो पहले बेनज़ीर बात कर रही थी, मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के पास ना कोई इसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और ना ही कोई मॉरल स्टैंडिंग है। पॉलिटिकल स्टैंडिंग इस लिहाज से नहीं है
कि जो कुछ भी यानी कि जिस अंदाज में ये आए हैं, इनकी गवर्नमेंट बनी है, इनके अपने लोग जो हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि वो कोई धांधली के बगैर रहे हैं या बाकी वो सीटें जीत कर रहे हैं। दूसरा मॉरल ये है कि लेट्स से कि आज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा आती है तो ये किस मुंह से इमरान खान को कहेंगे कि आप कोई एक सप्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी हद कर दी है और मुझे ये लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट आएगी, खास तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट, तो सूरत इससे भी बदतर होगी और फिर हमारा कंपैरिजन ही रह जाएगा। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन ठीक कर रहा है या कौन गलत कर रहा है। यही बात होगी कि उन्होंने भी तो ये किया था ना, ये चीजें अभी चल रही हैं। जहां तक कानून साजी के हवाले से ओवरऑल हम बात करते हैं, कानून साजी पे मेरे ख्याल किसी टाइम तो ये बड़े जल्दी में थे कि ये कोई कानून क्या, ये तो आइन में भी कोई तरमीम करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बाद में फिर मसला आ गया कि जो रिजर्व सीट्स वाला मसला, जो फैसला आ गया उसमें रिजर्व सीट वाला मामला दोबारा से मुतनाज़ा हो गया। जो पेशावर हाई कोर्ट की रूलिंग थी वो सस्पेंड हो गई, तो उसके बाद से ये चीजें कर ही नहीं पा रहे। तो अभी तक इनकी जितनी भी अप्रोच है सारी फायर फाइटिंग वाली अप्रोच है, कोई इतनी लंबी कोई इतना इसकी वजह क्या समझते हैं? और मुझे एक चीज जरूर बता दीजिएगा, आपने मॉरली मैं समझ गई आपकी बात, बट आप जब कहते हैं पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, तो उस वक्त जिन हालात में हुकूमत बनी, जहां पीटीआई जिसके पास मैंडेट था और किसी ना किसी ने मिलकर बनानी थी ना, वो हुकूमत बनाने को तैयार नहीं थे, किसी से आप बैठने को तैयार नहीं थे, तो फिर क्या करते? हुकूमत बनाती ही ना ये जो पार्टीज मिलकर बैठी हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये एक बात कर रहा हूँ कि जितनी भी इनके पास सीट्स हैं, ओवरऑल एक होता है ना, आपके पास एक पब्लिक मैंडेट जो होता है उसका आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके बारे में आइडिया है। अगर मैं कोई 13 सीटें जीत सकता हूं और मेरे पास कोई 50 आ जाएं, तो मुझे ये तो पता है कि मेरी ओवरऑल ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, मैं कितना पॉपुलर हूं, तो उसमें वो आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। आप जो है फिर बजाय इसके कि आपको लगे कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं, आप ज्यादा सप्रेसिव हो जाते हैं। डिक्टेटोरियल अप्रोच जो है वो ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या यही वजह है कि मैंडेट के बारे में मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, छोटी सी बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी। देखिए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हमने देखी है नेशनल असेंबली में, वो ये, और जो फैफिन की अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी ये लिखा था कि ऑपोजिशन को वक्त दिया गया बोलने के लिए। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि जब स्टैंडिंग कमिटीज की बात हो रही थी नेशनल असेंबली में, तो एक बड़ा अच्छा रवैया था, हुकूमत ऑपोजिशन साथ बैठ के उन्होंने फैसले किए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहले कहा जा रहा था कि शायद उनको ना दिया जाए पीटीआई को, लेकिन उनको फिर वो चेयरमैनशिप दी जा रही है। तो ये भी कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिसको मेरे ख्याल से मेंशन करना चाहिए। मजहर अब्बास साहब, नंबर कितने देंगे पहले? तो देखिए, पहली चीज़ ये कि नंबर आप वहाँ देते हैं जहाँ कोई नंबर बन रहे हों। ठीक, आप नंबर नहीं देते, मसला ये है कि जैसे कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन आप माइनस नंबर उस वक्त देते हैं जब बैड लेजिस्लेशन हुई हो। इन्होंने बैड लेजिस्लेशन की है। जैसे अभी ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी, आप ऑर्डिनेंस ऐसी जो ऑर्डिनेंस लाए हैं दो, उनकी अर्जेंसी क्या थी? आप बताते हैं ना कि कोई अर्जेंसी है, इस वजह से ये ऑर्डिनेंस लाए हैं। क्या अर्जेंसी थी उसकी? जो कानून, अगर आप बुरा कानून लेकर आएँ, क्योंकि कानून देखिए किसी एक हुकूमत के ताबे नहीं होता। कानून साजी जब की जाती है तो वो फॉर ऑल टाइम टू कम होती है और उसमें फिर अमेंडमेंट वगैरह जो भी होती रहती हैं, और उसमें आप इंगेज करते हैं। अगर आप कानून लाना चाह रहे हैं, आप इंगेज करें अपोजिशन को। जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी कि आपने पार्लिमानी कमेटी वगैरह बनाने में, स्टैंडिंग कमेटी में अगर इंगेज कर सकते हैं, तो कानून साजी में क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास चूंकि मेजॉरिटी नहीं है इसलिए हमने ऑर्डिनेंस लिया है? भैया आप अपोजिशन को साथ में ला लें, कर लें कानून साजी। तो ये जो अब तक जो लेजिस्लेशन हुई हैं, ये बैड लेजिस्लेशन हुई हैं। फिर चूंकि मीडिया ने शोर मचा दिया, वरना तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाने जा रहे थे। अभी थोड़ा सा रुक गया है ये मामला उसमें, लेकिन पंजाब में देख लेना आप, पंजाब के अंदर हतक इज़्ज़त का कानून आ गया। यहाँ अभी अता ताड़र साहब कह रहे हैं कि बातचीत वगैरह करेंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है आपकी? जैसे अभी अता ताड़र साहब अगर ये कहें कि जी मुझे भी एक्स पर पाबंदी अच्छी नहीं लग रही, भाई साहब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहा है मुझे पाबंदी अच्छी नहीं लग रही, और वो पाबंदी ख़त्म नहीं की जा रही। शुक्र करें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो पहले मान ही नहीं रहे थे कि वही मैं कह रहा हूँ ना। तो एक तो चीज़ है कानून साजी ना करना जी, एक है कि ख़राब कानून साजी करना। तो मेरा ख्याल है बैड लेजिस्लेशन के तो मैं -1 दूंगा,
अदरवाइज -1 क्योंकि आपके यहाँ है नहीं तो मैं कोई मार्क्स नहीं आप दे दें -1। नहीं, -1 मैं दे रहा हूँ, -1 मेरे अच्छा। नुक्ते नज़र से तो बैड लेजिस्लेशन के -1 है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी दिलचस्प लगी जो उमर ने बात की, उन्होंने वजह बताई कि ये हुकूमत कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि उस तरह मैंडेट नहीं है इनके पास। आप अग्री करते हैं? देखिए बिल्कुल, ये असल चीज़ देखिए, जो पैनिक बटन है वो क्या नज़र आता है जी। मतलब आपको बहुत सी अच्छी, आज ही देख लेना आज किस तरह पीटीआई के लोगों को पकड़ा गया है इस्लामाबाद में। मतलब आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट की, आप 70-80 लोगों को उठा लिया आपने। इसमें ये रेस्टलेस नज़र आती है ना, रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है ना गवर्नमेंट की, पैनिक में नज़र आ रही है। कोई कमेंट करना चाहेगा फ़खर या बेनज़ीर में से इस पॉइंट के ऊपर? नहीं, आई थिंक we're good। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे मजीद शोबों के ऊपर हुकूमत की कारकर्दगी को रेट करेंगे। वेलकम बैक जी। दीगर शोबों की भी बात करते हैं। 3 महीने में हुकूमत अभी तक क्या स्टेप्स ले पाई है। उमर, एक और चीज़ जिसके ऊपर हुकूमत क्रेडिट लेती है वो है खारजा उमूर। कहते हैं IMF से ना सिर्फ नेगोशिएट किया बल्कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान बड़ा मुतहरिक रहा। आप क्या समझते हैं, किस हद तक अच्छी या बुरी रही कारकर्दगी और कितने नंबर देंगे? टोटल कितने नंबर हैं? 5 हैं सर? 5 है या 10? आप 10 देना, लग रहा है आपके पास इस सवाल में नंबर ज्यादा है। अलीना, मेरे खारजा लेवल पर तो इनकी सूरत बेहतरी रही है और ये भी इनको एक इनहेरेंट एडवांटेज था जो पहले से ही एक एग्जिस्ट कर रहा था। इन्हें इमरान खान के हवाले से जो एक एडवांटेज है वो एक खारजा महाज पर ज्यादा है। वो चाहे हम जिस मुल्क की भी बात करें, सऊदी अरब के हवाले से बात करें, UAE की बात हो, चाइना की हो, इवन अमेरिका की हो, तो हर जगह पे इनको एक इमरान खान पर एडवांटेज था। तो वो उस लिहाज से तो इनकी कारकर्दगी बेहतरी रही है। अब दूसरा जो है इसी से रिलेटेड लोग कुछ जो है उसको एक इन्वेस्टमेंट के साथ भी मेजर करते हैं कि अगर ये इतने इनके मामला अच्छे हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही। अब इन्वेस्टमेंट का चैलेंज जो लोग नहीं समझ पाते वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कह रहे हैं कि आपके सरमायाकारी करो तो वो कहता है जी कि हम 10 अरब डॉलर की करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो आपके जहाज में 10 अरब डॉलर रखता है जी कि ये उधर जाके ना तो उधर फैला दें, लोगों में सरमायाकारी करें। इस तरह से तो नहीं होगा ना। हमने कोई उनको प्रोजेक्ट भी बनाकर देने हैं कि फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप इधर कर सकते हैं। उस साइड पर हमारी एक वीकनेस पाई जाती है और इस चीज का एतराफ हुकूमती लेवल पर भी किया गया है और इसीलिए वो एक प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंगेज कर रहे हैं कि जो हुकूमती महकमे हैं, जो एक पब्लिक सेक्टर है, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि ये वाला काम कर सके। अब ये हम जब तक नहीं करते, वो कोई भी गवर्नमेंट आप ले आए, आपको कोई 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का भी आप कर दे, तो आप जब तक कोई प्रपोजल प्लान इस तरह की करेंगे नहीं तो आपको इधर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एटलीस्ट ये है कि अगर कोई चीजें करने वाली हैं तो वो हमारे पार्ट पर हैं, ये नहीं है कि हमें को बाहर से इनकार। तो कितने नंबर दे रहे हैं फिर आप हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि 5 में से 4 नंबर दे देते हैं। बेनज़ीर, जेंडर सेंसिटिविटी से मुतालिक भी बात कीजिएगा क्योंकि जब ये हुकूमत आई इससे मुतालिक भी बड़े दावे किए गए थे, कितना रेट करेंगी? जेंडर सेंसिटिविटी की अगर बात की जाए तो मैंने तो पहले भी इस पे बात की थी एक दफ़ा कि कोई ख़ास फीमेल रिप्रेजेंटेशन, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, ना काबीना में है, ना ही हम ज़्यादा सूबों में देख रहे हैं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं और 1-2 और हैं ख़वातीन जो काबीना में हैं, इसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं है और फेडरल में 1 है। तो यही तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, कोई ख़ास इसमें कोई अच्छी बात लगी आपको हुकूमत की? वो जो पहले 2 मेंशन की उसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगी कि जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, देखिए फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल से 2 तरीकों से आप उसको जज कर सकते हो। एक कि बहुत कोई हाई लेवल विजिट्स हो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में आए, दूसरा ये कि कोई इन्वेस्टमेंट आए दूसरे ममालिक से। हाई लेवल विजिट्स हमने ईरान के सदर का देखा और तो इससे मेरे ख्याल से इस हवाले से हम लोग ऐसा कोई बड़ा ब्लंडर नहीं किया हमने इस बार अभी तक पिछले 100 दिन में। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, हो सकता है अभी शायद कुछ और वक्त चाहिए हो इन्वेस्टमेंट का देखने के लिए कि इन्वेस्टमेंट आती है या नहीं आती है। दिलचस्प अप्रोच दी ना इसके लिए। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कुछ किया ना किया हो, लेकिन वो जो एक एडवांटेज था इमरान खान से ताल्लुकात ख़राब होने का और उसके बाद जो सिफारती महाज पे हमें सफ़र करना पड़ा, उसका इस हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। फ़खर, आप इससे एग्री करते हैं और कितने खारजा महाज के ऊपर नंबर देंगे?
अलीना बिल्कुल, मैं भी 4 नंबर दूंगा। और इस हवाले से जो हुकूमत के पहले 100 दिनों में ख़ासतौर पे जो खारजा पॉलिसी के हवाले से बड़ी कामयाब रही है। ख़ासतौर पे देखें कि किसी भी इसको अगर मैयर करना होता है तो आप देखते हैं कि जो फ़ौरन उसमें टूर्स में 1-to-1 मुलाकातें हैं। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के इस टाइम जो है इम्पॉर्टेंट जो है ख़ासतौर पर सरमायाकारी के हवाले से ये 3 ममालिक ही हैं। अगर पिछले कुछ सालों से हम देखें UAE है, सऊदी अरब है या चाइना है, इन तीनों ममालिक से जो है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इन पर्सन और 1-to-1 मुलाकातें हुई। और हर दौरे के ऊपर ये भी कमिट किया गया कि इतने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। अब जिस तरह ये उमर चीमा साहब भी कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट का ये नहीं होता कि वो आप ऐलान करें और 10 अरब डॉलर की अगर है तो वो साथ दे दें। इसमें जो मेरी इतलात यही हैं कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया गया है इन तमाम ममालिक की तरफ से, ये कंडीशनल है। IMF का जो पैकेज आना है ये 8.5 अरब डॉलर का, उसके बाद है। जैसे ही अगर ये पैकेज आता है तो उसके बाद ये जितने 3 ममालिक की इन्वेस्टमेंट के हवाले से है उसको जो है ये भी वो किया जाएगा जो प्रोजेक्ट के हवाले से। और मैं ख़ास तौर पे जो चाइना का भी रिसेंट विजिट है उसके हवाले से थोड़ा सा वो करना चाह रहा था कि ये जो एक तो G2G इनका जो ये मेमोरेंडम ऑफ वो किया गया है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो था ही, लेकिन जो इसके साथ बिजनेस टू बिजनेस जो ये किए गए MOU साइन किए गए हैं उसमें बड़े अहम वो किए गए थे। ख़ासतौर पे ये जो इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने के हवाले से, फिर इंडस्ट्री को रिलोकेट करने के हवाले से और बाकी जो कुछ मशीनरी और इंडस्ट्री को शिफ्ट करने के हवाले से है, अगर ये इसके ऊपर हुकूमत संजीदगी दिखाती है, गो के जो सेकंड फेज़ था CPEC का वो 2024 में, जो ओरिजिनल CPEC का प्लान था उसके मुताबिक 2024 में सेकंड फेज़ कंप्लीट होना था, वो नहीं हुआ इमरान खान की हुकूमत आने की वजह से। अब अगर इसको संजीदगी से लिया जाए और इकोनॉमिक जोन्स को ही पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए या रिलोकेट किया जाए जो चाइना की इंडस्ट्री है, वो मेरा ख्याल है ये एक कामयाबी होगी। मज़े साहब, आपके लिए गूगली है मेरी तरफ से, आपसे मैंने खारजा का नहीं दाखिला उमूर का सवाल करना है, क्योंकि कल जो हमें क्रिकेट में शौक लगा है सर, और हमारे वजीर दाखिला हमारे चेयरमैन PCB भी हैं, पहली बार हुआ है T20 में पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पाया सर। देखिए आपको फिर सवाल रखना चाहिए था क्रिकेट के 100 दिन। अच्छा सर, आप रेट कर देना, इसलिए मैंने आपको गूगली कराई है। देखिए क्रिकेट की तो सर्जरी के लिए एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है। अच्छा, वो सर्जन कौन है? मोहसिन नकवी साहब खुद मेरा ख्याल है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कम से कम क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफ़ा दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कंप्लीट ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। ये आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी इसको जाना चाहिए। अभी आपको टीम को टारगेट करने के बजाय पहले जिन लोगों ने ऐसी टीम तैयार की, पहले तो उनके साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सर्जरी उनकी होनी चाहिए। टीम की सर्जरी तो बाद में आएगी। जिन्होंने ऐसी टीम तश्कील दी, पहले तो सर्जरी उनकी होनी चाहिए, उनको फारिग करना चाहिए। तो क्रिकेट के महाज पे तो ये ओवरऑल ये देखिए, जो फॉरेन महाज पे जो मैं तो 2 नंबर दूंगा। ठीक है। उसकी वजह क्या है? देखिए 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का आप शिकार हैं। एक, इस पूरे रीजन में पिछले 100 दिन में अगर कोई बहुत बड़ा ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ वो था गाज़ा में पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया है, ज़रा जायज़ा ले लें उसमें उसका। दूसरे, आपका जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है अफ़गानिस्तान, उसमें कौन सा ब्रेक थ्रू हुआ है? उसमें आपके तो जो पिछले भी 16 महीने में अगर हम देखें तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर दुनिया भर में घूम कर आए, नहीं गए तो काबुल नहीं गए। और अभी भी हमें कोई उसमें टेंशन ही नज़र आती है जिसके फॉलोआउट्स हम देख रहे हैं। तो उस महाज पे आपने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव हमें नज़र नहीं आता कि अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। और आपके इवन ऑफिशियल मीडिया के ऊपर भी गाज़ा में बचा के बात की जाती है। हमने कोई प्रोएक्टिव रोल उसमें नहीं अदा किया। जनरल कंडेमनेशन वगैरह तो एक अलग चीज़ होती है उसमें। बाकी आपके चाइना के साथ आपके हमेशा से वो रहे हैं। बीच में ये बात ठीक है जो उमर कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में जो सऊदी अरब और चाइना से आपकी टेंशन हो गई थी, उस टेंशन को कम किया गया, उसको ख़त्म किया गया। और एक तरीके से लेकिन फिर उन चीज़ों के लिए आप सिर्फ 2 नंबर दे रहे हैं। बड़े जो महाज थे 2, उसके ऊपर उस तरह से नहीं कॉम्बैट कर पाए। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी मुख्तलिफ महाजों के ऊपर। जाते जाते एक सवाल सबसे कर लेते हैं, आने वाले दिनों में अब हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है? बस एक लाइन में जवाब दे दें सारे। बेनज़ीर, लेट्स स्टार्ट विद यू। सबसे बड़ा एक चैलेंज।
मेरे तो ख्याल से इकोनॉमी ही है लीना, इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इकोनॉमी है और इसके अलावा और सबसे अच्छा एक काम अभी तक जो सबसे अच्छा एक काम उन्होंने किया है, मैं तो अभी तो मेरे कोई जहन में एक भी नहीं आ रहा। फखर साहब, एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में और एक अच्छा काम। अलीना, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी ही पाकिस्तान का हमेशा से चैलेंज रहा है और अब भी इकोनॉमी ही चैलेंज है। अगर ये बेहतर होता है तो एक अच्छा काम क्या लगा आपको? अच्छा अभी जहन में नहीं आ रहा किसी को भी। उमर, आपके जहन में कोई अच्छा काम आ रहा है हुकूमत का? अलीना, एक तो पहला तो मेरा भी इकोनॉमी के हवाले से ही है। जो अच्छा काम है, मुझे चूंकि सोचने का मौका मिल गया है, तीनों को सोचने का मौका नहीं मिला, तो मुझे ये एक जो मैं तलाश कर पाया हूँ वो ये है कि जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक पॉलिटिकल टेम्परेचर को जरा डाउन किया जाए और उसके हवाले से वो जो एफर्ट कर रहे हैं कि अपोजिशन को एंगेज किया जाए, वो हो पाता है या नहीं वो अलग से बात है। ये पूछ रहे थे आपको ये कोशिश हुकूमत की तरफ से होती हुई लगी है कहीं? मैंने अभी आप चैनल पे देख रही है ना कि आज लोगों को पकड़े गए हैं, तो ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। एक अच्छा काम ये है कि कैबिनेट में कोई रीशफल नहीं हुई। ठीक है। और इस जैसे आप पिछले 16 महीने में आपने मिफ्ता इस्माइल को उठा के सागडार को लाके ऊपर नीचे उखाड़ पछाड़ बात हुई थी। ये चीज़ चल रही है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है जी, जो आपकी हर चीज़ को जो है अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना आपकी पॉलिटिकल, वो है टेररिज्म। जो टेररिज्म की सूरत हाल है वो अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, वो आपका बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले वक्त के लिए। चलें जी, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत आने वाले दिनों में कुछ अच्छे इकदाम लेगी और आने वाले सालों में बेहतरी करेगी, ऐसे फैसले करेगी जिससे आपके हमारे लिए कुछ बेहतरी, कुछ सुख का सांस आए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।